ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल यानी बहुपद, चैप्टर नंबर 2। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से पोल के बारे में देख लेते हैं कि पोल क्या है, कैसे आंसर करना है। ऐसा सभी लोग कर ही रहे हो। जब भी मैं पोल देता हूँ आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। सॉल्व करके आंसर अगर आपने सॉल्व कर लिया है, ए बी सी डी में से आपका कोई आंसर आ गया है, तो आप क्या करोगे, आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे सेकंड पेज खुलेगा। दूसरे पेज में यहाँ पर लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। तीसरा पेज खुल जाएगा। ये वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे ऊपर में, फिर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब आपने अगर सॉल्व कर लिया है, आपका आंसर ए बी सी डी में कुछ आया है, तो आपको अगर आंसर दिया है तो बी वाले सर्कल पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद इस वोट पर क्लिक कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर सभी लोग कर ही रहे हैं आपके बैच में। जो भी बच्चे अगर नए कोई ज्वाइन किए हो तो ध्यान से कीजिएगा। फिर से बैक करके हम वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी बच्चा बैठा नहीं रहेगा पोल में। सही या गलत आंसर करना जरूरी है। अब सही या गलत कहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत करोगे, आप कोशिश करोगे कि सही करें। अगर गलती भी होगी तो उसको हम लोग उसमें समझेंगे कि क्या गलती कर दी आपने। ठीक है, उस गलतियों से भी आप सीखोगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया पोल के बारे में। अभी देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का टॉपिक समीकरण को हल करना। अभी मैं आपको बता रहा था क्लास शुरू करने के पहले, सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी समीकरण में जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, उसका मान बताना। पहला चीज तो ये सीखा था। उसके बाद हमने बोला सर समीकरण को हल करने का एक मेथड होता है, ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि। होता क्या है कि मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। पक्षांतरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो भी हमारा इक्वेशन लिख रखा है, इक्वेशन में एलएचएस होगा और आरएचएस होगा, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष होगा। ट्राई कर लेते हैं कि एलएचएस में हमने सिर्फ चर वाला टर्म दिखे और आरएचएस में अचर वाला टर्म दिखे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिख के दिया जाएगा, क्वेश्चन में तो चर अचर कहीं पर भी लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टर्म का अदला बदली करते हैं। कुछ टर्म को हम एलएचएस से आरएचएस में ले जाते हैं और आरएचएस से एलएचएस में ले जाते हैं। तो जब भी ऐसा करते हैं ना, जिस भी टर्म को, मान लो अगर किसी टर्म को आप एलएचएस से आरएचएस में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ले जा रहे हो, तो इस क्रम में उसका चिन्ह बदलता है। ठीक है, चिन्ह बदलने का नियम मैंने बताया था कि प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, गुना बन जाएगा हमारा डिवीजन और डिवीजन बन जाएगा हमारा गुना। ठीक है, ये तो बेसिक सा रूल है। अब कुछ उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण से बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास लिख रखा हो x माइनस 5 बराबर 8, और अगर x का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो आप सिंपली बोलोगे सर ये माइनस का 5 यहाँ पर है ना, इस माइनस के 5 को उधर भेज देंगे। और जैसे ही माइनस का 5 उधर जाएगा, तो इस बार क्या होगा, 8 देखो इसको आप उधर भेज रहे हो, मतलब शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो, तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो 5 के आगे देखो माइनस का साइन है, तो ये उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो उधर घटा हुआ था एक्स में से, अब एक्स 8 में ऐड हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 5 13। समझ में आया। इसी टाइप से अगर मैं लिखूं 5m का वैल्यू मैं लिख दूं 40, तो m का वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू कितना आएगा। आप बोलोगे सर 5 और m देखो गुना हो रखा है। 5m कहने का मतलब क्या, 5 गुना m। तो 40 में 5 से भाग देना पड़ेगा इस बार। तो इस बार आप 40 में से 5 घटा नहीं सकते। इस बार हम क्या करेंगे, m बराबर 5 8 40, तो m का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी टाइप से और भी ढेर सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। उसी में से जो भी क्वेश्चन हमने किया था, उसी में से एक क्वेश्चन मैं आपसे दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन में ट्राई करना सभी लोग, खुद से सॉल्व करना और जाकर पोल सेक्शन में आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस z। याद करिए, सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। बस हड़बड़ी मत करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलते जुलते से हैं। आंसर 1 होगा या -1 होगा, 3 होगा या -3 होगा। और हल करने का मतलब आपको पता है कि जेड का वैल्यू बताना है, जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू बताना है। तो वेरिएबल यहाँ पर जेड ही दिख रहा है, 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड। और आपसे बोला गया है कि जेड का मान बताइए। ट्राई करो। तो जहां जहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल यानी चर, सॉरी, चर वाले टर्म को आप एक तरफ रखिए, मतलब एलएचएस में ट्राई कर लो बाएं तरफ रखने का। तो एक तो हमारा ये वाला चर है और एक हमारा ये चर है। ठीक है, जितने भी स्टेप्स मैंने बताया ना, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सॉल्व करोगे, आंसर सही होगा। हड़बड़ी मत करिए और बैठे तो बिल्कुल मत रहो, बैठे तो बिल्कुल मत रहिए।
आंसर सभी का आना चाहिए। आपने अगर होमवर्क किया है तब तो ये क्वेश्चन काफी आसान लगेगा, क्योंकि होमवर्क में भी ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे आपको, क्लास में भी किया था, होमवर्क में भी होगा। 2z+6 बराबर 3+z अगर लिखा गया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू क्या आएगा? चार ऑप्शन है, 1, -1, 3 या -3। और आराम से करिए, हड़बड़ी नहीं करना है। जैसे ही सभी लोग, अच्छा जिनका हो गया बस बैठ थोड़ी देर वेट कर लो, जैसे ही सभी लोग का होगा एंड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी भी क्लास में 10 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो काफी सारे बच्चे हो, मतलब आधे ही बच्चे का आंसर अभी आया है, तो वेट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है। मतलब ज्यादातर आंसर तो सही आया है, लेकिन कुछ बच्चों का थोड़ा सा मुझे कुछ गलती दिख रहा है आंसर में। ठीक है। तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। आंसर काफी सारे आ चुके हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड। अभी बस दो बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज आप ट्राई किया करो कि क्लास 5 मिनट पहले ज्वाइन करो। 8:30 के आपकी टाइम है, देखो आप 10 मिनट क्लास को लेट, है ना? तो इससे क्या होगा, रिकॉल क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, कुछ रिवीजन जो करवाया जाता है वो छूट जाएगा, है ना? तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहले ज्वाइन कर लेना क्लास। अगले क्लास से कोशिश करना थोड़ा टाइम पे पहले ज्वाइन कर। चलो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलो यहाँ पर चैट में लिख के बताओगे आपका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। इरफान कह रहे हैं डी। बाकी बच्चे, आपका क्या आंसर है? अफाक का डी है, रुजला का डी है। सभी लोग बताइए अपना अपना आंसर, चैट में देख रहा हूँ। ठीक है, तो सभी का डी है। लेकिन देखो आंसर तो सभी कुछ आए थे, मतलब कुछ बच्चों का लगता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी सारे ही आंसर आ चुके हैं। देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा। चैट में तो सभी का आंसर डी ही आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, चलो। मंजीत का आंसर बी आ रहा है। चलो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर एलएचएस को मैंने कुछ भी नहीं किया, 2z+6 को 2z+6 ही लिख दिया, सेम लिख दिया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो जेड लिखा गया है दाएं तरफ, जेड देखिए हमारा वेरिएबल है, चर है। इस जेड को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अब जेड को जब दाएं से हम बाएं लेकर जाएंगे तो उसके आगे देखो साइन कैसा है, प्लस का जेड जो होगा, प्लस का जेड बन जाएगा हमारा माइनस का जेड। ठीक है। तो आप बोलोगे सर इधर हमारा हो जाएगा माइनस का जेड। अब जेड को तो आपने उधर भेज दिया, तो इक्वल टू के दाएं तरफ क्या होगा, बस हमारे पास 3 बचा हुआ दिखेगा, बस ये वाला 3 है। यहां तक समझ में आया सभी को? बताइए, इतना क्लियर है? यस और नो? ठीक है, इसके आगे हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं दो टर्म को ही लिखूंगा बस। आप बोलोगे सर ये 2z हमारा चर है और ये चर वाला है, तो बस 2z-6 को लिख दो यहाँ पे, 2z-z बराबर। इस 6 को मैंने नहीं लिखा, इस 6 को क्या करूंगा, उस तरह भेज दूंगा। तो 3 का तो 3 लिख ही दो पहले, राइट साइड में 3 पहले भी था, अभी भी लिख दिया। इस वाले 6 को आप उधर लेके जाओ। तो मुझे बताइए 6 जब बाएं से दाएं जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 6 क्या बनेगा, 6 के आगे देखो प्लस का साइन है, तो ये बन जाएगा माइनस का 6। तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 6। समझ में आया? 6 बन गया माइनस का 6। ये प्लस का साइन था, उधर जाकर माइनस का साइन होगा, यही बताया था रूल आपको। 2z में से जेड घटाएंगे, 2z में से अगर जेड घटाएंगे तो क्या मिलेगा? देखो 2z तो 2z है, और माइनस जेड कहने का मतलब एक जेड है, लिखते भी है ऐसे, लेकिन हम लोग अभी समझने के लिए कह सकते हैं एक जेड है। तो 2 में से एक घटाओगे तो एक मिलेगा, और ये जेड तो रहेगा ही, समान पदों का घटाओ, एक जेड कहने का मतलब ये जेड है। मतलब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका मिल जाएगा जेड बराबर 3 में से 6 घटाना है। 3 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? आपको पता सर 6 में से 3 घटाएंगे तब तो 3 मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 3 में से 6 घटाएंगे, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा, है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 3। दो तरीके से याद रखते हैं हम लोग कि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, या फिर कह सकते हो कि सर बड़े वाला का साइन लगाते हैं। तो 3 और 6 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, तो 6 के आगे जैसा साइन है पहले जो भी साइन है वही साइन लगा देंगे। तो आंसर क्या दिख रहा है, जेड का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू -3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये समझ में आया, ऑप्शन डी सही होगा।
तो कुछ बच्चों के आंसर ये तो बहुत कम आंसर आए थे, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन बी आ रहे थे और कुछ के सी आ रहे थे। तो सी आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर होगा, पॉजिटिव वाला आंसर होगा नहीं, ये गलत है। और -1 क्यों आ रहा था? जिनका भी आंसर ऑप्शन -1 आ रहा था, समझ में आया क्या गलती कर दी आपने? इसीलिए कहता हूँ कोशिश किया करो, और अगर गलती होगा तो उस गलतियों से भी आपको सीखना है, ठीक है? तो अगर गलती हो गया था तो कोई बात नहीं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करना दोबारा से खुद से, अगर आपका आंसर सही होगा तो आप सीख जाओगे, ठीक है? और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए, ठीक है, ट्राई जरूर करना, अगर गलती हो गया तो इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना खुद से, ठीक है? चलिए, अब हमारा टॉपिक क्या है? आपके ग्रुप में देखे, मैंने मैसेज करके बता रहा कि आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड। अब क्या है, गुणनखंड करने के लिए सीखेंगे गुणनखंड या फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स। ये तो आपने पहले भी वर्ड सुना है, फैक्टर्स क्या होता है, अभी रिवाइज करवा दूं। हमें देखना है सार्वगुणनखंड क्या है, एक नया चीज दिख रहा है, कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है? तो कॉमन फैक्टर सीखते हैं, फिर कॉमन फैक्टर को यूज करके किसी भी बहुपद का गुणनखंड करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे, ठीक है? उतना आपकी फास्ट होती जाएगी कैलकुलेशन। प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पहले सीख लो, ध्यान से देखते रहना, साथ के साथ लिखना। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं पोल में पूछूंगा वो सारे क्वेश्चन को आप करना, अगर गलती भी होता है तो फिर से आप दोबारा से उसको कोशिश करना। जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उसको बार बार आप कोशिश करने की कोशिश करना, ठीक है? तो बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन अधिक बनाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ये सारी चीज फास्ट होती जाएगी, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक पद का गुणनखंड। तो यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखा गया है। मुझे बताओ, इस बीजीय व्यंजक में अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, ये याद है आप सभी को? पदों की संख्या बस पूछ रहा हूँ। तो आप बोलोगे वेरी गुड कि दो पद है सर, एक तो हमारा 5xy दिखा और एक हमारे पास 15 दिखा, तो दो पद है हमारे पास। अब अगर मैं हर एक पद को गुणनखंड करने के लिए बोलूं, तो ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है कि सर हर एक पद को अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं तो 5xy को हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं सर 5 गुना x गुना y, है ना? बस क्या करेंगे, इन सभी के बीच में गुना का साइन लगा देंगे, ठीक है? 5 गुना x गुना y। 15 को अगर मैं कह रहा हूँ गुणनखंड करके लिखिए, तो 15 को क्या लिखोगे? तो किसी संख्या को गुणनखंड करने का मतलब उसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसके जो भी गुणनखंड दिखे वो प्राइम नंबर दिखे, मतलब अभाज्य संख्या दिखे। तो 15 को लिख रहे हो आप लोग के सर 5 गुना 3 लिख देंगे, वेरी गुड। तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 5 गुना 3 लिख दिया। मतलब हमने पिछले बार क्या पढ़ा था कि हर एक टर्म को कैसे गुणनखंड करके लिखते हैं, तो हर एक पद को मैंने गुणनखंड करके लिख दिया। अब देखो हमारा टॉपिक क्या था, सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है, सार्व का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ एक नया वर्ड आ गया, ये क्या होता है? देखो एक बड़ा सरल सिंपल सा उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो बैग है, ठीक है? अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास एक बैग नंबर 1 है और यहां पर मैं कह रहा हूं बैग नंबर 2 है, ठीक है? इसको मैं कह रहा हूं बैग 1 और इसको मैं कह रहा हूं बैग 2। अब बैग 1 में कुछ कुछ मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, लेटर्स लिख रहा हूँ। इसको मैंने लिखा यहाँ पर बी, यहाँ पर मैंने लिख दिया पी, और यहाँ पर लिख दिया एस। और बैग 2 में मैं लिख रहा हूँ एक्स, यहाँ पर मैंने लिखा पी, और यहाँ पर मैंने लिखा एम। मुझे बताओगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बैग 1 में और बैग 2 में कॉमन क्या है, मतलब ऐसा कौन सा लेटर है जो बैग 1 में भी लिखा गया है और बैग 2 में भी लिखा गया है? तो सभी का आंसर आ रहा है कि सर पी, है ना? पी देखो यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है। तो इसमें हम क्या कहेंगे सर, कॉमन क्या है? इन दोनों बैग में जो कॉमन है वो पी है। समझ में आया? इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, है ना हिंदी में? तो जनरली हम वर्ड तो कॉमन ही यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले तो बोलना उभयनिष्ठ होता है, कॉमन, ठीक है? तो पी क्या मिला? कॉमन मिला, उभयनिष्ठ मिला दोनों जगह पर। तो इसी तरीके से अगर इसको मैथमेटिक्स में यूज करें, मुझे बताइए 5xy का गुणनखंड क्या क्या है? बोले सर 5x और y, ये तीन गुणनखंड दिख रहे हैं। 15 का गुणनखंड 2 है, 5 और 3, ठीक है? अब मैं उभयनिष्ठ की बात करूं, यानी सार्व गुणनखंड का मतलब क्या? कॉमन फैक्टर। तो सार्व गुणनखंड क्या होगा? ऐसा गुणनखंड जो 5xy में भी है और 15y में भी है। तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 5, यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो हम कह सकते हैं 5 जो है सर ये कॉमन फैक्टर है, ये सार्व गुणनखंड है। समझ में आ गया कि सार्व गुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है?
ऐसा फैक्टर जो सभी में कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन। अच्छा, यहाँ पर कितने पद थे? 2 पद थे, तो मैंने इन दोनों में कॉमन देखा। अगर 3 पद होता तो क्या होता? सभी में जो कॉमन होता। अगर हमारे पास 10 टर्म आ जाएंगे तो सात गुणनखंड क्या होगा? जो सभी में कॉमन हो। तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो। और उभयनिष्ठ का मतलब आपको बताया मैंने कि उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन होना, जो सभी में कॉमन हो, वही क्या कहलाएगा? सार गुणनखंड कहलाएगा। सभी वर्ड, देखो एक वर्ड यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी। सभी क्यों लिखा गया? जरूरी नहीं था कि सिर्फ 2 ही पद रहे। हो सकता है कि आपके पास काफी सारे पद रहे, है ना, 4 टर्म रहे, तो हम सार गुणनखंड क्या कहेंगे? जो इसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सभी पद में जो कॉमन दिखेगा उसको ही हम लोग सार गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 में कॉमन दिखेगा तो उसको सार गुणनखंड नहीं कहेंगे। हाँ, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? जो सभी में कॉमन दिखेगा ना उसी को कहेंगे सार गुणनखंड। चलो, अब इसको उदाहरण से समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे कि अगर आपको लिख के बोल दिया जाए 12xy² और 6 का सार गुणनखंड बताइए, तो क्या क्या चीज हमें करना पड़ेगा? देखो, आप सबसे पहले पहला वाला टर्म ले लो, 12xy²। तो 12xy² को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। मैं क्या करूंगा? इसको गुणनखंड करना चाहूंगा। समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं 12 लिख रहा हूं तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 गुना 6। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 2 गुना 6 लिख दिया। अभी भी आपका यह अधूरा आंसर है। ये आंसर अधूरा मैं क्यों बोल रहा हूँ? याद करिए, गुणनखंड में आपको बताया था, फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी संख्या को गुणनखंड करते हो तो हमें सारे गुणनखंड प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या लिखना चाहिए। तो 2 तो ठीक है, प्राइम नंबर है, 2 तो ठीक है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है ना। 6 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य कट जाएगा 3 से। तो हम इसको और तोड़ेंगे, हम लिखेंगे सर 2, 6 को आप लिख दो 2 गुना 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 2 2 3 दिख रहा है, तो 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। ठीक है, तो 2 2 3। ठीक है, 2 3 3 नहीं। अगर आप 2 3 3 लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 3 दूनी 6, 6 3 18 बन जाएगा ये, है ना। तो थोड़ा सावधानी से लिखना है, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो तो ये नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 12 को आपने लिखा, सर 12 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 3। तो 12 तो ये मिल गया हमारा 2 इंटू 3। एक्स देखो, तो साहिबा आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो, 1 सेकंड। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स लिखा गया, एक्स का मतलब तो एक्स गुना हो रखा है, एक्स लिख दिया। और वाई का पावर 2 है, तो वाई का पावर 2 कहने का मतलब वाई को 2 बार गुना करना, तो वाई इंटू वाई। तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने 12xy² को गुणनखंड करके लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? बताइए। 12 को मैंने 2 गुना 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं था। आगे मुझे बताइए, सॉरी, आगे मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 6, तो 6 का अगर मैं गुणनखंड करना चाहूँ तो कैसे लिखोगे? 6 को गुणनखंड करके कैसे लिखेंगे? 6 को बताइए, 6 को कैसे गुणनखंड करें? 2 गुना 3, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 3। 2 भी एक प्राइम नंबर। अच्छा, 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 2 और 3 को गुना करेंगे 6 मिल जाएगा, दोनों ही प्राइम नंबर है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि मुझे बताओ सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर बताइए, तो इसका सार्व गुणनखंड कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर क्या क्या आप लिख सकते हो। सार्व गुणनखंड ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही में है। तो आप बोलोगे सर 2 देखिए इस वाले में भी दिखा और 2 इस वाले में भी दिखा, मतलब 2 दोनों ही का फैक्टर है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, बोलोगे सर 3 यहाँ पर भी है, 3 इसमें भी है। देखो यहाँ पर सीखना यही है कि मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर 3 नहीं लिखूं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, सार गुणनखंड में जितने भी फैक्टर आते हैं ना सभी को गुना करना होता है। तो आप बोलोगे सर 2 कॉमा 3, और ये आंसर आ जाएगा आपका 6, जैसा इरफान लिख रहे थे चैट। 2 गुना 3 बराबर 6। समझ में आया? तो सार गुणनखंड क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 दोनों ही में कॉमन है। समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, 12xy² को मैंने ब्रेक किया तो मिला 2 गुना 2 गुना 3 x गुना वाई गुना वाई कैसे आया कि वाई का 2 का पावर था, वाई का पावर 2 था। 6 को मैंने लिखा 2 गुना 3, 2 इंटू 3। ठीक है, नंबर को जब भी आप फैक्टराइज करोगे ऐसा सोचना कि हमारा प्राइम नंबर आने चाहिए, सारे गुणनखंड जो है प्राइम नंबर आने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप देख लोगे कि सर ऐसा गुणनखंड कौन सा है जो दोनों जगह पर है।
तो आपको दिख रहा है सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो आपने 2 लिखा। और कुछ है क्या? तो 3 इस वाले में भी है, 3 इस वाले में भी है, तो 3 को भी लिख दिया। और इनको गुना करना मत भूलिएगा, तो इनको गुना करके आप बोलोगे सर आंसर हमारा आएगा 7 गुणनखंड 6। क्लियर? अब समझ में आया? अच्छा, आवाज के बारे में सभी लोग बताओगे? क्लियर है आवाज? आवाज याद है क्या सभी को? ठीक है, तो रितु एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, शायद नेटवर्क का इशू होगा। चलो, देखो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब मैं मान लो सिर्फ 2 नंबर ले लेता हूँ, सिंपली बस 2 नंबर ले लेता हूँ। अरमान है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 18 18, और एक नंबर लिख दिया 12। और मुझे बताइए 18, कोई बात नहीं, 18 और 12, कई बात ना मुझे नाम नहीं याद आता तो आपकी आईडी नेम ले लेता हूँ। ठीक है, तो 18 और 12 में मुझे बताइए कॉमन फैक्टर क्या है? 18 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है? तो 18 को आप ब्रेक करिए। जैसे कि आप 18 को कैसे सोचोगे? देखो कैसे भी आप सोच सकते हो। 18 को मैंने ऐसे सोचा, सर 18 को हम लिख सकते हैं ना 6 गुना 3, 6 गुना 3। लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको और ब्रेक करिए। तो 6 को आप लिखोगे सर 3 गुना 2 गुना 3, तो ये मिल रहा है 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो ये मिल रहा है हमारा 18 को मैंने लिखा 3 × 2 × 3। या फिर कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है सर 18 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 2। तो 9 गुना 2 को ब्रेक कीजिए, तो 3 × 3 × 2। तो 9 प्राइम नंबर नहीं था ना, तो और ब्रेक किया इसको। ठीक है, तो हमें तब तक उसको तोड़ना है जब तक वो प्राइम नंबर ना आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये लिख दिया 3 × 2 × 3। अब 12, अच्छा किसी का कोई डाउट है क्या? चलिए, 12 को आप ब्रेक करो, कैसे लिखोगे? 12 को तोड़ के बताइए। तो 12 को आप सोच लो, 12 को हम लिख सकते हैं सर 4 × 3 या 6 × 2, कैसे भी लिख लो। तो 4 को आप ब्रेक करिए, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तब तक हमें तोड़ना है जब तक वो प्राइम नंबर ना आ जाए। तो 4 को आप ब्रेक करोगे तो मिलेगा 2 × 2 × 3, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये 12 मिल गया। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? बताइए, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ। तो ये हमने किया सर, 18 को ब्रेक कर लिया और हमने 12 को ब्रेक कर लिया। अभी जितने भी गुणनखंड आपको दिख रहे हैं सभी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि इसका सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो सार गुणनखंड क्या आएगा देख लो आप। 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो आप एक बार 3 लिख दोगे। उसके बाद देखो सर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 गुना में आ जाएगा। और भी कुछ है क्या? अब देखो यहाँ पर ऊपर में 3 है और यहाँ पर 2 है, अब नहीं लेंगे इसको। ठीक है, अब बोलोगे सर बस 3 और 2 था, इसको गुना कर दोगे 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो 3 × 2 = 6 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये सीखा कि 2 नंबर में कॉमन कैसे निकालते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक नंबर मैंने लिखा 20 और एक नंबर लिखा 21, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सार्व गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो 20 को आप ब्रेक करके बताओ मुझे। इतना तो आप कर ही सकते हो, 20 को आप कैसे ब्रेक करोगे? चैट में लिख दो या माइक ऑन करके बता दो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। 20 को हम कैसे लिखेंगे? फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके। 2 × 2 × 5, वेरी गुड। देखो 20 को मैंने सोचा सर ये तो लिख सकते हैं 5 × 4, 5 × 4, लेकिन 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो और टूटेगा। तो 5 को तो 5 ही लिखा, प्राइम नंबर था। और 4 को मैंने लिखा 2 × 2। तो 20 हमारा आ रहा है 5 × 2 × 2। ठीक है, 21 को बताइए। 21 तो बहुत आसान है, 21 तो बहुत आसान है। अच्छा, कॉमा लगा के मत लिखो, जैसे 2 2 5 लिख रहे हो ना कुछ बच्चे। 20 को आपने लिखा है 2 2 5, तो ये फैक्टर्स तो आपने सही लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? 2 × 2 × 5। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 में भी आप 3 कॉमा साथ में लिखोगे, आप बस लिख दोगे यहाँ 3 × 7। ठीक है, 3 × 7। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आंसर क्या आएगा? इन दोनों में कोई फैक्टर ऐसा है क्या जो दोनों में कॉमन हो? 0। कुछ बच्चे कहते हैं 0। देखो यही चीज सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 0 आंसर नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। मुझे बताइए, अगर मैं कभी लिख दूं यहाँ पर 7, तो 7 को आप लिख सकते हो कि नहीं? 7 × 1, 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं, 7 एकम 7 होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 13, 13 को लिख सकते हो ना 13 × 1। ठीक है, मैं लिख दूं 20, तो 20 को भी आप लिख सकते हो 20 × 1। मतलब समझ में आ रहा सर, एक को तो किसी भी नंबर से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक तो किसी के नंबर से भी गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कभी भी आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे
तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 1 से गुना करेंगे, इसमें भी 1 से गुना करेंगे, और हम बोलेंगे सर सार गुणनखंड जो होगा हमारा, इस बार हमारा एक आंसर आएगा। तो सार गुणनखंड कभी भी 0 नहीं होता है, ये याद कर लीजिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो ऐसा में हम क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। एक तो सभी नंबर का कॉमन फैक्टर होता है ना, एक तो सभी नंबर का गुणनखंड है। तो आप बोलोगे सर 1 से गुना करेंगे तो एक यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये नया चीज आपने सीखा। तो यहां पर हम 0 नहीं कह सकते हैं, आंसर होगा हमारा 1, ठीक है, क्लियर। तो कभी भी दो टर्म में, चाहे बीजगणित में भी चर वाला आ जाएगा, उसमें भी अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। ठीक है, तो फिर एक से गुना कर सकते हैं कभी भी। तो मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 और 7 में कॉमन फैक्टर बताइए। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, आप बोलोगे सर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 ही लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो इसको भी 1 से गुना कर दीजिए, इसको भी 1 से गुना कर दीजिए। अब दिख रहा है सर सार गुणनखंड क्या है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ठीक है। तो सार गुणनखंड क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सार गुणनखंड कभी भी 0 नहीं होता, यहाँ पर 1 बोलेंगे, ठीक। चलिए, अब मैं कुछ अलजेब्रा के फॉर्म में बोल रहा हूँ, मतलब अगर चर वाला कुछ टर्म आ जाए, जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक टर्म है 15x², ठीक है, 15x², और एक टर्म है हमारे पास 20xy, और इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। बस आप ब्रेक कर लो 15x² को, मतलब इसको भी आप गुणनखंड करके लिखिए, और 20xy को भी आप गुणनखंड करके लिखिए, ठीक है। अभी ध्यान से समझते जाइए, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। 15 को आप क्या लिखोगे, 15 को आप गुणनखंड करिए, तो 5 गुना 3 है ना, 5 गुना 3 लिख दिया, और x का पावर 2 कहने का मतलब x को 2 बार गुना करना, तो x इंटू एक्स लिख दिया। ये तो कर लोगे सभी लोग, ठीक है। 20xy को क्या लिखेंगे, 20 को आप सोच लो मन में कि सर 20 को तो हम लिख सकते हैं सर 5 गुना 4, या फिर 10 गुना 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 5 को तो 5 ही रहने देंगे, लेकिन इस 4 को हम चेंज करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 20 को हमने लिखा 5 × 2 × 2, चेक कर लो, गुना करके 20 आ जाएगा। 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, गुना में क्या है, x गुना वाई भी है ना, x और y भी था ना, तो x गुना वाई लिख दिया। अब मुझे बताइए, सॉरी, तो हमने क्या क्या लिखा था, 15x² और 20xy, यही था ना। चलो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, 5 × 3 × x, और 20y को आपने लिखा सर 5 गुना 4, सॉरी 5 गुना 2, एक सेकंड, 5 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना y, ठीक है। अब मुझे देखना है कि सार गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सार गुणनखंड क्या होगा, मुझे बताओ। आप देखो सर 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 लिख दिया, ठीक है। अब और कुछ कॉमन है क्या, x यहां भी है, x यहां भी है, x दोनों का गुणनखंड है। तो आप बोलोगे सर x भी है, तो यहां पर गुना करना मत भूलिएगा। तो 5 और x को गुना करेंगे, और 5 और x को गुना करेंगे तो आ जाएगा 5x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे बस मत लिखना 5, x, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो 5 गुना x करेंगे, 5x आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर लो कैसे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे बस 2 ही टर्म पूछा जाए, 2 से अधिक टर्म भी आपसे दिया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9a, एक टर्म लिख दिया मैंने 9a, एक टर्म मैंने लिख दिया 6ab, ठीक है, और एक टर्म मैंने लिख दिया 5b, ठीक है। और क्वेश्चन वही है कि इन तीनों का आप सार्वगुणनखंड बताइए। डेफिनेशन में बता रहा हूँ, डेफिनेशन क्या था सार्वगुणनखंड का, कॉमन फैक्टर का सार्वगुणनखंड का डेफिनेशन ये है कि ऐसा गुणनखंड जो सभी पदों में कॉमन है, जब सभी का गुणनखंड। तो आप क्या करो, सभी को फैक्टराइज करके देखिए। तो मुझे बताओ, कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो, 9a को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या लिखूंगा, तो 9a का क्या होगा। सर 1n का। अच्छा, आंसर नहीं बताइए मुझे, ठीक है, आंसर जो भी आएगा देखते हैं 1 होगा नहीं होगा। पहले मुझे बताओ 9a को मैं फैक्टराइज कैसे करूं, 9a को कैसे गुणनखंड करके लिखेंगे। अच्छा, 3 गुना 3 तो 9 को लिखेंगे ना, 9 को लिखोगे 3 गुना 3, और ए भी तो आएगा, ए भी तो है। 9 को मैंने लिख दिया 3 गुना 3, और ये ए भी था तो ए भी लिख दिया, 3 गुना 3 गुना ए, ठीक है, क्लियर है। 6ab,
अगला टर्म है हमारे पास 6ab। तो 6ab को कैसे लिखे, 6 को आप कैसे लिखोगे, नंबर को आप लिखोगे सर 3 गुना दो, और ए बी भी है तो ए बी को गुना करना है इसमें, तो आप बोलोगे सर ए इंटू बी, 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। अच्छा, माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो, ऐसा कुछ भी मना नहीं किया जा रहा है ना, मतलब माइक अननेसरी बंद ऑन करने के लिए मना करता हूँ, आंसर आप दे सकते हो माइक ऑन करके। ठीक है। तो 5b अगर है तो 5b में तो कुछ नहीं करना है, आप सीधे बोलोगे सर 5 गुना बी, 5 और बी को गुना कर देंगे आ जाएगा, क्योंकि प्राइम 5 तो प्राइम नंबर था, 5 तो अभाज्य संख्या था, 5 और बी को गुना कर दिया। ठीक है। चलिए, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर की बातें करते हैं, इन सभी में क्या कॉमन है। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है, ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही में कॉमन हो। देखो, आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है सर ए यहां भी आया, ए यहां भी आया, तो ए आंसर होगा क्या, नहीं, ये तीनों में नहीं आया ना। देखो, 5b में ए का टर्म नहीं आया, तो हम ए नहीं लिख सकते। ठीक है। वैसे ही देखो बी, देखो दूसरे वाले टर्म में बी है, तीसरे वाले टर्म में भी है, लेकिन 9a में बी नहीं आया, तो हम कह सकते हैं सर बी भी नहीं आएगा सभी में। ठीक है। तो ऐसा कोई भी गुणनखंड तीनों में नहीं दिख रहा। 3 को चेक कर लो, 3 सभी में नहीं है, 5b में 3 नहीं है, 5 देखोगे तो सर 5 तो सिर्फ यहीं पर है, ऊपर में 5 ही नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों जगह एक से गुना करेंगे, और बोल देंगे सर एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, आंसर आ जाएगा हमारा एक। समझ में आया। तो ये कंसेप्ट समझ में आया सभी को, बताइए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं सार्वगुणनखंड। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक आंसर आएगा। ठीक। तो इस क्वेश्चन को करिए, एक्स वाई स्क्वायर जेड 25x² वाई जेड 16 xy z², इसका आपको सार्वगुणनखंड बताना है, कॉमन फैक्टर बताना है। फिर से वही मेथड है आपका, XY² इसको आप फैक्टराइज करो, फिर आप 25x² YZ को फैक्टराइज करो, और फिर आप लिखोगे सर 16 XY Z² को फैक्टराइज करेंगे। तो गुणनखंड करके देखिए क्या कॉमन दिख रहा है सभी में। तो पहले वाला तो बहुत आसान है, x का पावर 1 था तो x लिख दिया। देखो y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 कहने का मतलब y को 2 बार गुणा करना, और z का पावर 1 है तो 1 बार गुणा करना। ठीक है, z का पावर नहीं है मतलब 1 पावर है ना। 25 को आप क्या लिखोगे, मुझे बताओगे 25 को आप क्या लिखेंगे, 25 को गुणनखंड करके कैसे लिखेंगे। 25 को प्राइम नंबर के रूप में 5 × 5, तो हम 10 कर रहे हैं 5 × 5, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 5 गुना 5 लिख देंगे, 25 आ जाएगा, दोनों प्राइम नंबर आ गया। एक्स का पावर 2 दिख रहा है तो एक्स को 2 बार गुना कर देंगे, वाई का कुछ नहीं पावर तो 1 बार गुना करिए, और जेड का भी पावर नहीं है तो जेड को 1 बार गुना करिए। 16 को कैसे लिखोगे, तो 16 को मैं तोड़ रहा हूँ। 16 को आप सोच सकते हो सर 4 × 4 है, 4 × 4 है, 4 × 4 16 मिल जाएगा। अब इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 2, है ना। अब ये वाले 4 को मैं लिख रहा हूँ फिर से 2 गुना 2, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 मिल जाएगा, है ना। XYZ आंसर, वेरी गुड। हाँ, XYZ ही आंसर आएगा। तो आप बोलो सर 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ पर आ जाएगा x × y × z × z। 2 बार जेड क्यों लिखा, क्योंकि जेड का पावर 2 था। ठीक है। चलिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको देखना है सार्वगुणनखंड। तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक बार मैंने x लिख दिया। ठीक है। मुझे y यहाँ भी दिख रहा है, y यहाँ भी दिख रहा है, y यहाँ भी दिख रहा है, तो मैंने फिर से y भी लिख दिया, और गुना करके लिखेंगे गुना y। ठीक है। फिर से और कुछ है क्या, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो आप बोलोगे सर गुना z। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखोगे पहले वाले टर्म में तो एक y बच गया, तो अब और कोई y नहीं है ना यहाँ पर। दूसरे वाले टर्म में देखो कोई y नहीं बचा, 5 5 और x बचा, तो y है ही नहीं, तो हम कहेंगे सर x गुना y गुना z, यानी सार गुणनखंड क्या होगा, इन सभी को आप गुना कर दो, आंसर आ जाएगा XYZ। ये हमारा आंसर। समझ में आया। तो कॉमन फैक्टर तो सभी लोग सीख गए कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में हमने प्रैक्टिस कर लिया है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 2x 3x² और 4, 3 टर्म लिखे गए हैं आपके पास, और आपको बताना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो आप वही मेथड
2x को, 3x स्क्वायर को और 4 को कॉपी पर अपने फैक्टराइज करिए, चेक करिए ऐसा गुणनखंड क्या है जो तीनों ही में प्रेजेंट है। ठीक है, छोटी सी गलती नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से देखिए कि तीनों में कॉमन क्या है। तो सार गुणनखंड का डेफिनेशन यही होता है कि ऐसा गुणनखंड जो दिए गए सभी पदों में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही में होगा वही आपका आंसर होगा। तो 2x को आप गुणनखंड करके लिखिए, 3x स्क्वायर को गुणनखंड करके लिखिए और 4 को गुणनखंड करके लिखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं, हालांकि आधे ही बच्चों का आंसर आया है अभी तक, लेकिन सभी का आंसर सही है। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया ना, सभी का आंसर सही है। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। 2x को आप क्या लिखोगे? 2x तो बड़ा सिंपल है, 2 गुना x। उसी तरीके से 3x स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, 4 को ब्रेक करिए। और जब भी मैं कह रहा हूँ ब्रेक करना मतलब क्या, उसको गुणनखंड के फॉर्म में लिखना, फैक्टराइज करके लिख दीजिए। चलिए, तो 20 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड्स। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये नहीं कि आप हड़बड़ी करोगे, आराम से करिए। अभी 20 सेकंड में बोल रहा हूँ ना, 20 सेकंड काफी समय होता है। उसके बाद भी अगर समय ज्यादा चाहिए तो आप बता सकते हो माइक ऑन करके। 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। 2x 3x स्क्वायर 4 में कॉमन फैक्टर क्या है, सार गुणनखंड क्या है? तो लास्ट 10 सेकंड, अब ज्यादा समय नहीं है। अगर अभी तक नहीं किया तो जाइए पोल सेक्शन में, अब आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड के बाद एंड करेंगे और इसको डिस्कस कर लेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 2x 3x स्क्वायर 4, तीन टर्म दिए गए थे, तीनों का मुझे बोला जा रहा है कॉमन फैक्टर बताइए। आप 2x को ब्रेक कर लीजिए। 2x को ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, 2 तो प्राइम नंबर था ही, है ना। इसमें बस गुना करना है हमें x से, 2 गुना x लिख देंगे, क्लियर हुआ ये। 2 को x से गुना कर देंगे, इसमें तो कुछ नहीं था। 3x स्क्वायर करने का मतलब 3 को तो 3 ही लिखेंगे, प्राइम नंबर है। x का वर्ग, x का पावर 2 मतलब x को 2 बार गुना करना, तो x इंटू एक्स लिख देंगे। और 4 कैसे लिखेंगे, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको तोड़ेंगे तो आप क्या लिखोगे सर, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 मिल जाएगा, और 2 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अगर मेरे को देखना है सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो मैं चेक करता हूँ। मुझे बताओ, एक्स मुझे यहाँ भी दिख गया और एक्स मुझे यहाँ भी दिख गया, तो एक्स हमारा आंसर होगा क्या? कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन दिए थे, मुझे बताइए एक्स आंसर होगा? मुझे एक्स यहाँ भी दिख गया, एक्स यहाँ भी दिख गया, तो एक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्स 4 में नहीं दिखा ना। लास्ट वाले टर्म में देखे 4 नहीं, 4 में एक्स नहीं है। तो आप बोलोगे सर नहीं होगा, और इसको मैं यहां से बिताता हूँ, एक्स एक्स दो जगह दिखा, सात गुणनखंड ऐसा गुणनखंड हो जाए तो तीनों में कॉमन हो, मतलब सभी पदों में कॉमन हो। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, फिर तो मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो आप क्या करोगे, इसमें भी एक से गुना करोगे, इसमें भी एक से गुना करोगे, इसमें भी एक से गुना करोगे। एक से तो कभी भी गुना कर सकते हो, और एक सभी संख्या का या सभी टर्म का कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर होता है। तो आप कह सकते हो सर एक यहाँ भी प्रेजेंट है, एक यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और एक यहाँ पर भी प्रेजेंट है। मतलब सार्व गुणनखंड क्या होगा आपका, कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? आपका आंसर एक आएगा। ठीक है, जो सभी मैक्सिमम बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर 8। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया सभी को कि मेरा आंसर एक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स 2 में था, तीसरे वाले में एक्स नहीं था। ठीक है, 2 क्यों नहीं होगा? 2 देखो यहाँ पर फैक्टर तो दिख रहा है, 2 मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन 3x स्क्वायर में 2 नहीं आया, तो 2 भी नहीं होगा आंसर, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। तो ऐसे याद रखिएगा, कभी भी अगर हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखे ना, तो 0 मत कहना, 1 कहना आंसर। ठीक है, चलिए। अब ये तो ठीक सीख लिया कि हमने कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब कॉमन फैक्टर को यूज करके किसी भी बहुपद या किसी भी बीजीय व्यंजक को फैक्टराइज या गुणनखंड कैसे करते हैं, ये हमारा सवाल है। देखो यहाँ पर आपका सर एक बहुपद लिखा गया है 2x+10। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, तो आप साफ साफ बोल दोगे, बताइए चैट में लिखकर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं?
2। आप बोलोगे सर एक हमारा 2x है, एक हमारा 10 है, तो इन दोनों टर्म को आप क्या करो ना, दोनों को फैक्टराइज कर लीजिए। आप क्या करो, सबसे पहले 2x, पहले वाले टर्म को मैं फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ। 2x को तो आपने अभी सीखा सर, 2x को लिख सकते हैं 2 गुना x। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, प्लस का साइन मैंने लगा दिया ये वाला। फिर 10 को आप कैसे लिखोगे, 10 को आप कैसे लिखोगे, 10 को भी तो फैक्टराइज करिए। तो 10 को आप बोलोगे सर 2 into 5। मतलब हमें क्या करना है, दिए गए हर एक टर्म को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मैंने 2x को फैक्टराइज करके लिख दिया और 10 को भी गुणनखंड करके लिख दिया, फैक्टराइज करके लिख दिया। अब मुझे बताइए कि पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है। सात गुणनखंड अगर मैं पूछूं 2x और 10 में, तो आप कह सकते हो 2x और 10 में हमें दिख रहा है सात गुणनखंड 2। दो यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे, और दो इसका भी गुणनखंड है। ठीक है, तो दो को कॉमन निकाल लेंगे। जो भी सात गुणनखंड होगा ना, ये सीखिएगा, इसको आप कॉमन निकाल लेते हो। जब भी कॉमन निकाल लोगे तो आप ब्रैकेट लगाओगे। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने, जब भी कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट लगाओगे। आपने क्या किया, यहां से भी दो कॉमन निकाला, यहां से भी दो कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने का मतलब ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। 2x में से 2 को आपने कॉमन निकाल दिया, अलग कर लिया, तो क्या बचेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर बस x बच जाएगा, है ना, यहाँ पर बस आपका ये वाला x बच जाएगा, तो यहाँ पर x लिख दिया। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। इस 2 को आपने कॉमन ही निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये बना हमारा 2 into x+5। क्लियर है, कैसे किया हमने, समझ में आया। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे क्या होगा, अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने इतना लिखा है, फिर क्या होगा आपको ये स्टेप इतने नहीं लगेंगे। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, 2x+10 अगर लिखा गया है तो आप सोच सकते हो सर 2 इसमें भी है। 10 को आप अपने मन में सोच सकते हो क्या सभी लोग, कि सर 10 जो है वो 2 गुना 5 है। 10 को सोच सकते हैं ना, 2 गुना 5 लिखना नहीं है, मन में रखना है। ठीक है, दिमाग में रखना है कि सर 2 गुना 5 है। अब दो इसमें भी छुपा हुआ है, और दो 10 के अंदर भी छुपा हुआ है ना, 10 के अंदर 2 है, 2 गुना 5। तो इसका मतलब दो अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, x बच जाएगा। 2x में से 2 को कॉमन निकाल लिया, प्लस का साइन था, प्लस लगा लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 10 क्या है, 2 गुना 5, 2 को आपने निकाल दिया, 5 बचेगा, या 2 का टेबल पढ़ दिया, 2 पंजे 10, है ना। तो 10 कितने बार में आएगा, 2 के टेबल में 5 बार में आएगा, 2 पंजे 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया, बताइए। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7 mm, क्वेश्चन है 7 mm -21 m, और इसको कहा जा रहा है कि गुणनखंड करिए। ठीक है, गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए। ट्राई करके देख सकते हो आप लोग, है ना। 21n है ये। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैं पूरा स्टेप लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, 7 mm में तो सारे 7 प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या, तो 7 को 7 लिखेंगे, नहीं टूटेगा। m के भी ऊपर कोई पावर नहीं है, तो m को m ही लिख देंगे, n 7m into n। ठीक है, माइनस 21 को आप क्या लिखोगे, 21 को आप क्या लिखोगे, 7 गुना 3, है ना। तो आप लोग फिर यहाँ पर लिख देंगे 7 गुना 3, और n साथ में है, तो ये बोलोगे सर गुना में n। ठीक है, ये मैंने क्या किया, गुणनखंड करके लिख दिया। अब आपको यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा कि कॉमन क्या है। आप बोलोगे सर 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, n मुझे यहाँ भी दिख रहा है, n मुझे यहाँ भी दिख रहा है। मतलब कॉमन सार गुणनखंड क्या है हमारा। अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों टर्म में सार गुणनखंड, तो आप बोलोगे सर 7। जो भी सार गुणनखंड होता है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट का यूज करोगे। आपको ये सारी चीजें पता है, आप 7n निकाल लोगे बाहर, है ना। 7n क्यों निकाला, क्योंकि 7n, 7 यहाँ भी था, n यहाँ भी था, 7 यहाँ भी था, n यहाँ भी था। 7n बाहर निकाला, ब्रैकेट लगा दिया। अब बताइए, अगर आपने 7n को बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, यही वाला m बच जाएगा ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर बस m लिख देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इस 7n को आपने बाहर निकाल दिया, दूसरे वाले टर्म में से भी तो कॉमन निकाल रहे हो। कॉमन कैसे निकला, दोनों ही में प्रेजेंट है, तभी तो वो बाहर निकला है 7n। ठीक है, तो 7n को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर 3 बच रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आया, 7n into m-3। ये इसको गुणनखंड क्यों कहते हैं, समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 7mn में से 21n को घटाया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कैसे लिख दिया, 7n और m-3 ये दोनों गुना हो रखे हैं, है दोनों सेम चीज, है ना, बस इसको गुना के फॉर्म में लिख दिया। तो एक गुणनखंड ये दिखा, दूसरा गुणनखंड ये दिखा, तो दो
तो टर्म के रूप में मैंने ऐसे लिखा कि इनको गुना करने पर वापस ये मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर है इतना? तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो कर लोगे आप लोग? बताइए, ये समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। अच्छा, इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे तो आपने कर ही लिया, ये समझ में तो आ ही गया है। इसको मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, कुछ स्टेप्स आप हटा सकते हो इसमें। 21 एन लिखा हुआ था, तो आपको दिख रहा है सर इसमें अगर मैं देखूँ तो एन तो दोनों में है। एन मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये तो वेरिएबल सबसे पहले दिख जाता है सर, एन यहाँ भी है और एन यहाँ भी है। उसके बाद मुझे दिख रहा है 21 के अंदर 7 छुपा हुआ है, 7 या 21 मन में रखना है, 7 या 21। तो 7 और एन कॉमन निकाला, तो 7 और एन को आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर एम बच जाएगा, माइनस का साइन लगाया। 21 में 7 छुपा हुआ है, 7 से 21 होता है। 21 में आप सोच सकते हो सर 21 बराबर 7 गुना 3 है, इस 7 को आपने निकाल दिया तो 3 बच जाएगा, है ना? 3 बच गया। एन को तो आपने कॉमन निकाल ही रखा है, तो आप बोलोगे सर बस M-3 आएगा। ठीक है, तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसी पे बेस्ड में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में आप सभी को आंसर करना है। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 5xy+15y। तो इसको फैक्टराइज करना है हमें। चैट सेक्शन आपका थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, तो 5xy+15y, क्वेश्चन लिखा गया है 5xy+15y। करना क्या है, गुणनखंड करना है हमें। बस यहाँ पर सावधानी ये रखना है कि देखो ऑप्शन सारे मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं ऑप्शन, है ना? देखिए हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, थोड़ा ध्यान से करिए। तो हम 5xy और 15y में सारो गुणनखंड देखिए, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको आप ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए। क्या क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म में से, यही तो देखना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। ठीक है, बैठे मत रहिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। 5xy+15y है, तो 5xy को तो देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। 5xy को तो आप लिख दोगे 5 गुना x गुना y, प्लस 15y का लिख दोगे 5 गुना 3 गुना y। 15 को 5 गुना 3 लिखो, y लिखो। देखो क्या क्या कॉमन दिख गया, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, बस। तो अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, वेट कर लेते हैं, जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे इसको डिस्कस करेंगे। तो 30 सेकंड रुकते हैं अभी, 30 सेकंड और। देखो 30 सेकंड बहुत समय, अगर आपका आंसर नहीं आया है, आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते रहिए। ये नहीं कि आपको हड़बड़ी में जाकर आंसर देना, बिल्कुल नहीं, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन को जितना सॉल्व करने के लिए समय मिलना चाहिए, बिल्कुल उतना समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, 25 सेकंड, 25 सेकंड और। पूरे क्लास में अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तो यही होता है आपका पोल का टाइम, क्योंकि ये वो समय है जो आपने यहाँ से पता चलता है कि जो आप मैंने पढ़ाया वो कितना आप सीख रहे हो। ठीक है, तो आंसर जरूर किया करें, उसी से आपकी एक अच्छी रिपोर्ट भी जनरेट होती है। तो कितना समय अभी रुके, 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड और है, 15 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड, लास्ट 10। 3 बच्चे और इनका आंसर नहीं आया है, तो लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो, इस क्वेश्चन को मैं एंड करता हूं और देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या है, और पूरा सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा तरीका है,
वो तो सिंपली क्या होगा, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। 5xy को आप लिखोगे सर, 5 को 5 लिख दिया, प्राइम नंबर था, गुना x लिख दिया, गुना y लिख दिया, इसमें तो कुछ नहीं किया, बस गुना का साइन लगा दिया, 5 और xy गुना दिया। प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 15 को आप ब्रेक करोगे क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना 3। ठीक है, और गुना में y है, 5 गुना 3 गुना y। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर दो टर्म दिख रहे हैं, एक प्लस का साइन है, प्लस के दाएं तरफ और बाएं तरफ दो टर्म है, एक टर्म हमारा 5xy, एक 5 गुना 3 गुना y। कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 5 और 5। 5 के अलावा कुछ और भी है क्या, तो 5 को तो आप कॉमन निकाल ही लो। 5 के अलावा कुछ और है जो दोनों में है, देखो वेरिएबल देख लीजिए y। तो आप देखो y सर पहले वाले में भी है और y दूसरे वाले में भी है, तो y भी तो कॉमन आएगा, सिर्फ 5 नहीं आएगा। तो इसका अगर कोई आपसे पूछे कि सार गुणनखंड बताइए, तो सार गुणनखंड आपका 5y आएगा। तो 5y को आप कॉमन लोगे, तो 5y को आप कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ दिखेगा। आप कह रहे हो कि सर 5y को हमने कॉमन निकाल दिया पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से, तो आपको यहाँ पर बस x दिखेगा। 5y हटा लिया ना, कॉमन निकालिए मतलब ब्रैकेट के बाहर कर लिया, तो x बचेगा अंदर में, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, ये प्लस का साइन है ना। 5y को आपने बाहर ही निकाल दिया है, तो ये बचेगा हमारे पास 3। तो ये मिल गया हमारे पास 5y इंटू x+3। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में देखो बस बाहर में 5 है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है 5y और x+3, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन बी में तो 3y है, नहीं होगा। यहाँ पर y है, नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसको थोड़ा और शॉर्ट करके देखते हैं। मान लो अगर हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया ऐसे क्वेश्चन को, तो आप सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हो, सर हमें दिख रहा है कि 5xy में तो 5y है ही, 15 को भी हमें मन में सोच सकते हैं कि 5 गुना 3 है वो, है ना। y दोनों जगह है, देखो y तो y दिख ही गया, y तो कॉमन है ही। 15 में मुझे दिख रहा है 5 छुपा हुआ है, 5×3 = 15। तो 5 को कॉमन निकाल दो, y को कॉमन निकाल दो। आपने अगर 5y को कॉमन निकालो तो ये वाला x बच जाएगा, प्लस लगा दोगे। अब इस 15y में से आपने y को तो कॉमन निकाल ही रखा है, 15 में से आपने 5 निकाला है, तो 15 को आप सोच रहे हो कि सर 15 क्या है, 5 गुना 3 है। 5 आपने निकाल दिया तो 3 बच जाएगा, है ना, 5×3 = 15 होगा। तो हमारा आंसर अभी भी वही आ रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। और कोई भी डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, और क्लास रेगुलर करना, सारी अभी जितनी भी क्लास होंगी सारी लिंक रहेंगे एक दूसरे से, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना है।